हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, आज हम सीआरपीसी के एक अगले वीडियो की बात करेंगे और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा इन्वेस्टिगेशन, जिसको हिंदी में अन्वेषण कहते हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेशन है, अन्वेषण है, उसकी जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है वो न्यायिक नहीं होती। ठीक है। अब अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन के बारे में अगर हम विस्तृत जानकारी लें तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 से लेकर 176 तक इन्वेस्टिगेशन के बारे में अवगत कराया गया है। अब धारा 154 से 176 क्या क्या कहती है, डिपेंड करता है। अब इन्वेस्टिगेशन दो तरीके के मामलों में होता है, एक होता है संगीन अपराध, दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध। तो जैसा कि हमको पता है कि संगीन अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और असंगीन अपराध में बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक है। तो इसी के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी है। तो अगर हम बात करें सीआरपीसी की धारा 154 के बारे में, तो संज्ञेय मामलों में इत्तला, जो संगीन अपराध है, अगर उसके मामलों की इत्तला दी जाती है तो कैसे पुलिस बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकती है। भाई, अगर कहीं पर अपराध हुआ है तो वो चीज कैसे साबित होगी कि वो संगीन अपराध हुआ है। संगीन अपराध का मतलब होता है जो समाज की व्यवस्था को भंग करे, समाज की व्यवस्था को जो भंग करे, कुछ ऐसा अपराध। अब इसमें इत्तला देने वाले लोग कौन होंगे? आम लोग, जो आम लोग इत्तला करेंगे थाने पे जाकर। ठीक है। तो अब वो थाने में किस तरह इत्तला कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है उसका? तो संगीन अपराध में किए जाने वाले जो अपराध हैं उसमें प्रत्येक इत्तला या तो मौखिक रूप से दे सकते हैं या तो लिखित रूप से। अगर लिखित रूप से देते हैं, जिसकी कॉपी पुलिस उसको उस व्यक्ति को दे देती है और जिसके लिए कोई भी फीस नहीं लगती। और जैसा कि हमको पता है कि संगीन मामलों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करती है, जिसमें उसको मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं लेना पड़ता है अपनी न्यायिक प्रक्रिया बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कोई भी इसकी जो प्रकृति वो न्यायिक नहीं होती है संगीन अपराध में। ठीक है। तो अगर कोई इत्तला करता है तो वो मौखिक या लिखित रूप से कर सकता है। ठीक है। अब मौखिक रूप से कैसे करता है? फोन से बता सकता है, डाक से भेज सकता है कि यहां पर इस तरह का अपराध हो रहा है, होने की आशंका है, जो कि बहुत ही संगीन अपराध है। कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के उपधारा 1 में निर्दिष्ट इत्तला को अभिलिखित करने से इनकार करने में व्यथित है, तो ऐसी इत्तला का जो सार होगा वो लिखित रूप से होगा, डाक द्वारा होगा, फोन द्वारा होगा, मैसेज द्वारा बताया जा सकता है उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुलिस के भार साधक अधिकारी को। यह हमारी सीआरपीसी की धारा 154 कहती है। अब अगर हम बात करें सीआरपीसी की धारा 155, तो यह है असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला। अब असंज्ञेय मामलों के बारे में जब इत्तला दी जाती है तो पुलिस क्या करती है? इसमें बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। जब जैसे अगर असंज्ञेय अपराध कहीं पर हुआ और पुलिस को पता चला तो पुलिस क्या करती है? पुलिस मजिस्ट्रेट वहां का ऑर्डर देता है कि यहां पर ये असंज्ञेय अपराध हुआ है और वो अनुमति देता है, या वहां के भार साधक अधिकारी को, अगर वो चाहे तो अपने छोटे स्तर के पुलिस व्यक्ति को वहां भेजकर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन वारंट वहां से इशू हो जाता है, तब जाके वो इन मामलों का इत्तला करता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। तो सीआरपीसी की धारा 155 जो है वो असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला की जानकारी देता है, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा होती है। अगर कोई दो अपराध ऐसे हुए हैं, जो पहला व्यक्ति है उसने संज्ञेय अपराध किया और दूसरे ने असंज्ञेय अपराध किया है, तो ऐसे मामलों को संज्ञेय अपराध के अंतर्गत ही डाला जाएगा, जिसमें पुलिस बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकती है। अब बात करते हैं धारा 156, सीआरपीसी की धारा 156 क्या कहती है? संगीन मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस की शक्ति। तो संगीन मामलों में पुलिस की क्या क्या शक्ति है, वो कैसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? तो न्यायालय के अध्याय 13 में इन सब बातों का उपबंध दिया गया है कि किस किस तरह से कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, पूछताछ कर सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जिस व्यक्ति ने इत्तला दी है उसकी जानकारी ले सकती है और उसको लिखित रूप से या मौखिक रूप से सुन सकती है और उसके बाद बिना ऑर्डर के जाके उसको इन्वेस्टिगेशन कर सकती है।
धारा 190 के अधीन सारी उसकी शक्तियों का वर्णन है। मैं आपको अगले वीडियो में इसकी शक्तियां भी बताऊंगा कि क्या क्या है धारा 190 के अंतर्गत। अगर मान लीजिए कि जैसे इसमें एक टिप्पणी है, नोट्स है कि अगर प्रथम सूचना जैसे एफआईआर डिले इन रिकॉर्डिंग, अगर एफआईआर डिले हो जाती है, एफआईआर नहीं लिख पाती है तो क्या होता है, तो अभियोजन के लिए सदैव घातक नहीं है। हत्या अर्धरात्रि के समय की गई थी, थाना बहुत दूर था। मान लो हत्या बहुत दूर की गई है और थाना उससे काफी दूर था और क्षेत्र जो है वो किसी पानी से या बाढ़ से डूबा गया था, तो प्रथम सूचना प्रतिवेदन में यहाँ विलंब हुआ कि भाई इतना दूर है, पानी है, नहीं आ सकते हैं, टाइम लगेगा। तो अगर विलंब होता है तो उसके मामलों में भी इन्वेस्टिगेशन तुरंत चालू कर दी जाती है और अगले दिन उसकी एफआईआर लिखी जाती है। अब अगर हम सीआरपीसी की धारा 157 की बात करें कि अन्वेषण करने की प्रक्रिया क्या है, क्या प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन करने का, तो यदि पुलिस थाने के भार सदक अधिकारी को इत्तला प्राप्त होने में, अगर जानकारी प्राप्त होने पर यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है, तो वो जाएगा। अगर संगीन अपराध है जिसमें वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है तो वो जाएगा, बिल्कुल जाएगा, थाना का भार सदक अधिकारी जाएगा अगर कोई संगीन अपराध हुआ है। अगर उसको इत्तला होता है कि नहीं ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ है, वो असंगीन अपराध के अंतर्गत है, तो वो अपने नीचे से पुलिस व्यक्ति को भेज सकता है, जिसमें उसको मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे अपराध के किए जाने पर कोई इत्तला किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई हो और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है, तो वह अपने से नीचे स्तर के व्यक्ति को भेज सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और यदि मान लीजिए कि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी, जो बड़ा अधिकारी है, उसको यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, पर्याप्त एविडेंस नहीं है कि जिससे हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकें, तो वह उस मामले का अन्वेषण नहीं करेगा, अपने नीचे से व्यक्ति को पुलिस को भेज देगा कि भाई जाओ देखो मामला क्या है। अब इसी में सीआरपीसी की धारा 158 कहती है कि रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। तो धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक व्यक्ति की रिपोर्ट यदि राज्य सरकार के ऐसे निर्देश में आती है तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश रूप से नियमित कर सकता है। उस तरह से रिपोर्ट दी जा सकती है। ऐसे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसा अनुदेश दे सकता है कि जैसा वो ठीक समझे उस हिसाब से उस रिपोर्ट पर अभिलिखित करने के पश्चात अविलंब देर से मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा। अब इसमें आता है सीआरपीसी की धारा 159 क्या कहती है कि अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति क्या है, फर्स्ट प्रोसीजर क्या है। तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अगर कोई संगीन अपराध हुआ है और मजिस्ट्रेट को यह पता चला है, तो वो रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश दे सकता है कि वह ठीक समझे तो वो इस संहिता के उपबंधित रीति से मामले की प्रारंभिक जांच करने के लिए या उसको निपटाने के लिए या उसकी तुरंत कार्यवाही करने के लिए अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट की कार्यवाही करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। अगर उसको यह अंदेशा होता है कि जो उसकी जांच करने की शक्ति है तो वो कर सकता है। अब इसी में सीआरपीसी की धारा 160 क्या कहती है कि साक्ष्यों को हाजिर करने की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी सकती है। अब साक्ष्यों को हाजिर कैसे करेगा, साक्ष्यों को व्यक्ति को हाजिर कैसे करेगा। कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करता है, ऐसा कोई भी पुलिस अधिकारी जो इस इन्वेस्टिगेशन के अधीन अन्वेषण करता है, तो अपने थाने या किसी पास के थाने या उस सीमा के अंतर्गत आने वाले थानों में इत्तला देने वाले व्यक्ति के तथ्यों को और परिस्थितियों को परिचित होने पर प्रतीत होता है, तो अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है। वह व्यक्ति उपेक्षानुसार हाजिर होगा। ठीक है। अब आता है सीआरपीसी की धारा 161 पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा, पूछताछ, परीक्षा, एग्जामिनेशन कैसे करेगा। पहली बात तो हमने आपको इसमें बताई कि पुलिस भी कभी भी डरा धमका के किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, क्योंकि ये आपको राइट है। ठीक है। वो व्यक्ति अपने पुलिस को, अपने वकील को बुला सकता है, अपने मिलने वाले को बुला सकता है कि भाई वो आएंगे तो उनके सामने ही हम देंगे। लेकिन अगर अभियुक्त अपने द्वारा कोई कथन करता है, अपने द्वारा कुछ बताता है, तो ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उस आपराधिक आरोप या संप्रण की आशंका में डालने की, ऐसे मामले में संबंधित उन सब प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जैसा अधिकारी उससे पूछता है। अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है तो वो उससे पूछ सकता है, लेकिन मार नहीं सकता है। पूछ सकता है,
पूछना उसका अधिकार है, बताना ना बताना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो बता देता है तो कोई दिक्कत, नहीं बताता है तो अपने वकील के द्वारा इत्तला करवाएगा कि मेरा वकील मुझे बुलाया जाए तो भी मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए सभी कथनों को लेखबद्ध कर सकता है, लिख सकता है, लेकिन अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकता, ना उसके हस्ताक्षर करवा सकता है, क्योंकि पुलिस के द्वारा ली गई कोई भी कन्फेशन स्वीकृत नहीं होता है न्यायालय में। यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो वह प्रत्येक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के कथन को पृथक और सही अभिलेख बनाएगा, जिस वो वही बताएगा जो उसने अभिलिखित किया है, जो उसने बोला है वही लिखेगा। अपने मन से कुछ फर्जी नहीं लिख देगा कि उसके ऊपर सारा आरोप गढ़ दे। अब इसमें आता है सीआरपीसी की धारा 162 क्या कहती है कि पुलिस से किए गए कथनों को हस्ताक्षरित न किए जाना। मान लीजिए कोई अभियुक्त अपने अपराध को बताता है या कुछ भी बताता है, तो पुलिस उससे डरा धमकाकर उस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकती, ना तो अपने हस्ताक्षर करेगी कि नहीं इसने मेरे सामने कन्फेस किया है, इसने भी दस्तखत किए और मैंने भी दस्तखत किए। तो पुलिस अपने हस्ताक्षर उस रिपोर्ट पर नहीं कर सकती है, ठीक, ये उसका राइट नहीं है। वह उन साक्ष्यों को उसी आधार पर प्रस्तुत करेगा जो उसने बताया है, सबसे पहली बात। परंतु जब कोई ऐसा साक्षी जिसने कथन उपयुक्त रूप से लेखबद्ध कर लिया है, ऐसी जांच या विचारणा अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है, साक्षियों को जब बुलाया जाएगा तो उसके कथन का कोई भी भाग सम्यक रूप से साबित कर दिया गया है, तो अभियुक्त द्वारा न्यायालय की अनुज्ञा के अभियोजन द्वारा उसके उपयोग के साक्ष्य का खंडन करने की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 द्वारा उपबंध रीति से किया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 का अध्ययन किया जा सकता है। अब इसी में सीआरपीसी की धारा 163, अब इसमें जो सीआरपीसी की धारा 164 है वो क्या करती है कि स्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। अगर मान लीजिए अभियुक्त अपने द्वारा बताए गए जो भी कथन है और उसमें वो अपराध को कबूल करता है, तो वो उसको अपराधी साबित करने के लिए उसके साक्ष्यों के रूप में उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि जो भी वो बोलेगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और वही चीज न्यायालय के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत की जाएगी जो उसने बोला है। अगर रिकॉर्डिंग करवाई जाती है उस कन्फेशन की, तो वो उसके खिलाफ उसके सबूत के तौर पर उसको पेश किया जा सकता है। ऐसा कन्फेशन किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 281 में बंद रीति से अभिलिखित की जाएगी और कन्फेशन करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा। मैंने नाम को यह समझा दिया है कि वह कन्फेशन करने के लिए आबद्ध नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो कोई कन्फेशन जो वो करेगा उसके विरुद्ध साक्ष्य के उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मजिस्ट्रेट उस अभिलेख के नीचे पत्र लिखेगा कि मैंने इसे कोई भी दबाव नहीं डाला या इसको धमकाया नहीं है कोई भी ऐसा कथन कहने के लिए। अगर अभियुक्त उस कथन को कहता है तो उसकी जो रिकॉर्डिंग हुई है या उसने जो रिकॉर्डिंग उस समय हो रही है, अगर वो कोई ऐसी बात कहता है तो वो उसको दोष साबित करने के लिए, दोष सिद्ध करने के लिए उसके लिए एक सबूत के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। ये था हमारा सीआरपीसी की धारा 164। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसने वीडियो पूरा देखा होगा। इसके अगले पार्ट के बारे में हम कल बताएंगे आपको। तब तक वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।